आंकड़े सामने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितने सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें और मिजोरम की सीटें आनी अभी बाकी हैं। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम बात करें राजस्थान पर, उससे पहले सीधे चलते हैं आंचल के पास। शुक्रिया दीपक। जल्दी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 5 में से 4 राज्यों के आंकड़े पूरी तरह से आ चुके हैं एग्जिट पोल के, और ये वो आंकड़े हैं जो नेताओं को और नर्वसा देंगे। 11 दिसंबर तक उनका ब्लड प्रेशर लगता है बढ़ा ही रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। हिंदुस्तान का दिल देखो तो यहां पर कांग्रेस को क्लियर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 230 विधानसभा सीटों में 112 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जो कि 54 सीटों का इजाफा है 2013 के मुकाबले, जबकि बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। शिवराज सिंह सरकार जो है उसको अब 3 टर्म्स के बाद एंटी इनकम्बेंसी लगता है बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 106 सीटें यानी कि 59 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीएसपी और अन्य के खाते में 4 और 8 सीटें जा रही हैं। वोट परसेंटेज में भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 42% वोट आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 43% वोट आ रहे हैं, यानी कि 1 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है। लेकिन सीट के लिहाज से, जिसे कहा जाता है टारगेट के लिहाज से, कांग्रेस की जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा है, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की यह तस्वीर है जब कांग्रेस काफी अहेड है, जबकि मध्य जो मैजिक फिगर है वो 116 का है। छत्तीसगढ़ पर आते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कांटे की टक्कर है यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। यहां पर बीजेपी को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि कांग्रेस से महज 3 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस को 40 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 90 का ये विधानसभा है, यानी कि 45 से ज्यादा इज द मैजिक फिगर, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तुरंत से तेलंगाना की भी बात करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो 119 का ये विधानसभा है, और जहां पर कांग्रेस को 46, बीजेपी को 6, टीआरएस को यानी कि केसीआर की पार्टी को 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जो मेजॉरिटी मार्क है उसको बस टच कर रहे हैं, और लगता है कि दूसरी बार भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें हैं। राजस्थान पर क्विकली फोकस करते हैं। राजस्थान में क्लीन स्वीप यहां पर कम से कम कांग्रेस के लिए आती हुई नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को 112 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि 91 सीटें ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले, जबकि बीजेपी के खाते में 80 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। जो हाफ वे मार्क है मेजॉरिटी का वो 101 सीटों से ज्यादा है, मैजिक फिगर है, जो कि 200 का विधानसभा है। 199 सीटों पर यहां पर वोट हुई थी, क्योंकि एक उम्मीदवार उनकी असमय मौत हो गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस यहां पर कम से कम सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ओवर टू यू दीपक। तो आंचल ने मैजिक फिगर दिखा दिया है, और उसके बाद एक सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है कि इन तमाम चीजों के बाद किससे आशिकी होगी। बड़ी सी बात है कांग्रेस पार्टी की। तो बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, और एक सनम मिल गया आपको राजस्थान। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लग रहा है कि दीपक जी आपका एग्जिट पोल काफी हद तक सटीक नजर आ रहा है, और 3 राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसमें कहीं अभी कोई संशय नजर मुझे नहीं आ रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल। नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। नवीन कुमार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। नवीन, ये बताइए कि तीनों में 3-0 का आंकड़ा दे दिया आलोक शर्मा जी ने, अब आप क्या कहेंगे? समीर भाई, अभी जो है पहली बार जो है कांग्रेस को ईवीएम पर विश्वास हो गया। पहली बार एग्जिट पोल पर कांग्रेस को विश्वास हो गया, और मैं समझता हूं कि कोई 1-2 दिन तो बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ईवीएम सरकार बनाती और बिगाड़ती नहीं। देश की जनता जानती है कि देश किसका। अरे आप ईवीएम पे भाषण दे रहे हैं, मुझे बताइए। आप हार रहे हैं भाई, आप हार रहे हैं। नवीन कुमार, आप ईवीएम पे भाषण दे रहे हैं। आपकी टाइमिंग बड़ी गलत है भाषण देने की। जमीन खिसक गई मोदी जी की। अब ये बिल्कुल, ये तो आपको भ्रम होना चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि भाई जो है हम सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी बनाएंगे। राजस्थान भूल गए आप, राजस्थान भूल गए आप। राजस्थान में भी बड़े बुझे मन से बोल रहे हैं, बड़े बुझे मन से बोल रहे हैं कि राजस्थान में भी। मैं जिस समय दीपक भाई जहां बैठा हूं, इस पूरे इंडिया गेट के पास ठंड के माहौल में बैठा हुआ हूं, और इस ठंड के माहौल में गर्मी आपके पास से आ रही है। चलो, ठंड में बीजेपी वाले भी बैठते हैं। तीनों राज्यों के अंदर अच्छा लगा मुझे कि ठंड में बीजेपी वाले भी बैठते हैं। सरकार बना रही है। मैं यही कह रहा हूं, अगर एग्जिट पोल के नतीजों से ही सरकार बन रही होती तो आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के नतीजों में भी देख लीजिए, गुजरात के नतीजों में भी देख लीजिए, और कर्नाटका में भी देख लीजिए, जो उनके साथी गए थे वहां पर।
जहां पे इनको बहुमत दिखा रहे थे। मेरा कहना यह है कि एग्जिट पोल 3 बजे 4 बजे के बाद नहीं होता है, वो लगातार वोट पड़ी है। हमने पहले भी एग्जिट पोल को हमने स्वीकार नहीं किया था पहले समय में, कांग्रेस में से 3 राज्यों में तो चुनाव पहले ही हो चुका है, आज थोड़ी ना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए तो एग्जिट पोल कोई एग्जिट पोल आज नहीं, 5 में से 3 राज्यों में चुनाव तो पहले ही हो चुका है, आज तो 2 ही राज्यों में था। हाँ, और उसमें राजस्थान का क्लियर कट खड़ा हुआ दिखा रहे हैं आपको, करते हो। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का तो चुनाव हुआ ही कई दिन हो गए। 11 थोड़ा रुक जाइए, आप लोगों को शब्द नहीं मिलेंगे मोदी जी को डिफेंड करने के, थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए। अरे साहब, अरे तो आप क्या करना है, आप क्या करेंगे आज? नहीं करेंगे, मैं तो आपकी कह रहा हूं, आप लोगों को शब्द नहीं मिलेंगे। इतना अब जनता पूछेगी नोटबंदी के जवाब, आने दीजिए 11 तारीख के आ जाए तो लोगों को खड़े करके गोलियां मार देंगे। अरे भाई, कौन गोली मारेगा, कौन क्या करेगा, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं आपको शब्द नहीं मिलेंगे मोदी जी को डिफेंड करने के। मैं कह रहा हूं आपको इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। कौन अहंकार कर रहा है भाई? अहंकार भाजपा को है, मोदी जी को है, मोदी जी के तमाम सिपाहियों को है, हमें कोई अहंकार नहीं। तो आपके लोगों को है, हमें तो नहीं है। आज भी हम ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में 80 से ज्यादा ईवीएम खराब हुई है, मध्य प्रदेश में 300 के करीब ईवीएम खराब हुई हैं। आप कह रहे हैं नवीन की ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर देंगे, पर आज राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि भैया मध्य प्रदेश के दोस्तों सावधान हो जाओ, वहां ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो ईवीएम पर सवाल तो कांग्रेस पार्टी अब भी उठा रही है। आप कह रहे हैं कि आपने ईवीएम पर सवाल अब नहीं उठाएंगे, आलोक जी बैठे हुए वो अभी भी कह रहे हैं कि ईवीएम पर अब सवाल उठा रहे हैं। 2 तरह की बातें करते हैं। हम 5 राज्यों में जीतने के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। वहां पर ईवीएम ठीक है, और हम कह रहे हैं 5 राज्यों में जीतेंगे तब भी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है और ईवीएम में गड़बड़ होती है। आप तो आलोक जी लोकतंत्र व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले हो, आपको कौन रोक सकता है? आडवाणी जी को पार्टी से बाहर कर दो, सबसे पहले आडवाणी जी ने उठाया था। तो अरे तो भाई आगे सबसे पहले अपने लोगों को देखिए, हमारे विषय में चिंता मत करिए। हम फिर जीवीएल को बाहर करो, जो वो ईवीएम कहां से चोरी के लाए थे, लेके बैठ गए थे। हमारे लोकतंत्री व्यवस्था में कांग्रेस को विश्वास नहीं, हमें आप विश्वास है, इसीलिए संविधान में कांग्रेस को विश्वास के अंदर गए हम, और आज जनता ने समझ लिया कि जुमलेबाजों से विकास नहीं चलेगा। बात नहीं करती। पिछले 4.5 वर्षों से कांग्रेस के साथी लोगों के कानों में जहर बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। 4.5 वर्षों में लोकसभा। अरे मुझे ये बताइए, नवीन जी मुझे एक बात बताइए, क्या आप नहीं लेकर के आए? देखिए बौखलाहट, अभी तो एग्जिट पोल नवीन, अभी तो एग्जिट पोल आए यार, रिजल्ट नहीं आया, इतना काहे नर्वस आ रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना काहे नर्वस आ रहे हो? 11 तारीख को 11 बजे के बाद बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे? आप जाएंगे, सोएंगे जाकर, मोदी नामा की माला घर बैठ के पड़े। मैंने कहा ना आलोक जी, ये भ्रम मत पालिए, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई अहंकार नहीं है, अहंकार आप लोगों को है। में थोड़ा विश्वास, हम तो हमेशा से नतमस्तक रहे हैं मीडिया के सामने भी और देश के जनादेश के सामने। आपने तो आप नतमस्तक किसके रहे सब जानते हैं, एक परिवार के नतमस्तक रहे हैं आप, अगर देश की जनता। मेरा एक बड़ा बहुत सीरियस सवाल है नवीन, मैं बड़ा सीरियस नोट पर आना चाहता हूं, और मेरा सीरियस सवाल यह है कि कुछ भी हो जाए, ब्रांड मोदी तो बन गया, लेकिन आप चाह कर भी ब्रांड राहुल नहीं बना पाए अभी तक, और इस बात से आप एग्री करेंगे? इस देश में अगर कोई ब्रांड है ना, तो ब्रांड जनता है। जनता ब्रांड ने ही मोदी को मोदी ब्रांड बनाया, समझ में आना शुरू हुआ। जनता ब्रांड ने ही कांग्रेस पार्टी को 70 वर्षों तक दिया मौका। जनता ब्रांड ने ही मोदी जी के वायदों पर, जुमलों पर, सपनों पर विश्वास किया। नवीन, बीच में रनिंग कमेंट्री मत करिए प्लीज। जो आप, तो मुझे लगता है ब्रांड इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो जनता है। मैं मानता हूं जनता ब्रांड है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि ब्रांड राहुल नहीं बन पाया, नहीं डेवलप हो पाया, और इस बात को आप स्वीकारेंगे? देखिए, मैं समझता हूं 5 में से 4 राज्यों में ऑलमोस्ट हमारी सरकार बन रही है, और ब्रांड के नाम पर नहीं जाते हम, अपनी पूरी तरह से जो हमारी योजनाएं हैं, जो विजन है, उसके बेस पर जाते हैं। आपने कहा मोदी जी ब्रांड बन गए। 2014 के बाद मात्र गुजरात में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है। अभी तो यूपी गए तो शमशान कब्रिस्तान कर दो, केरल जाओ तो सोमालिया कर दो। मैं आलोक जी आपको यहाँ पर हुआ, उसके बावजूद डिलीवरी के नाम पर बीजेपी की सरकार का पहला टेस्ट है। अब आलोक जी पहले टेस्ट में फेल है बीजेपी। आलोक जी और नवीन जी, आप दोनों एक महीने में धूल फाँक कर आया हूं, और मैं आपको एक रिपोर्टर की गाथा बता रहा हूं जो मैं खुद रहा हूं। वहां हालात ये हैं कि न तो कांग्रेस, न राहुल गांधी, न कमलनाथ, न ज्योतिरादित्य सिंधिया, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई भी सीट मिलती है तो वो उसका लोकल कैंडिडेट है। वहां लोगों ने साफ साफ कहा
कि हम बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी के वर्कर भी वो सिर्फ इसलिए वोट देने को तैयार हो गए कि हमें इस व्यक्ति को जिताना है क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो वहां ब्रांड, आप कहें कि ब्रांड राहुल चल रहा है। अच्छा, नेताओं में अच्छा भी होता है। हाँ, मतलब उसमें ये भी है कि नेताओं में अच्छा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अप्रोचेबल है, क्योंकि बीजेपी, आपका कहना है कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट बिल्कुल। चलिए, तो और बीजेपी, इसके अपोजिट बीजेपी में एक प्रॉब्लम, जो नवीन जी नए बीजेपी में आए तो वो जानते होंगे, पिछले 20 साल से एक प्रॉब्लम से बीजेपी हमेशा से, जब से बनी है उसके बाद से यह है कि जैसे ही सत्ता में आते हैं उसका कार्यकर्ता जब नेता बन जाता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं से कट जाता है। और ये प्रॉब्लम आप तीनों जगह फेस कर रहे हैं। तीनों जगह फेस कर रहे हैं। नवीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि आपके जो छोटे प्रवक्ता है वो बड़े से बहुत बड़े बन गए हैं, और बड़े वाले जो है वो नीचे वालों के लिए जगह खाली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ की जो चर्निंग है वो बड़ी गलत स्पीड में हो रही है? मुझको लगता है कि कुछ परसेप्शन कुछ लोग बना सकते हैं ऐसा, और वो अपोजिशन वाले बनाए, उनके लिए यही उपयोगी है। ये अपोजिशन वाले नहीं है, एक पत्रकार है भारतीय जनता पार्टी का करता, ये दुबे साहब हैं, पत्रकार है। ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनो, मैं दुबे जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। दुबे जी ने थोड़ी ये बात कही, मैं पूरी बात सुन लीजिए। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, 24/7 जनता के बीच में रहता है। मुझे बताइए दूसरी पार्टी का कौन सा आदमी रहता है? किसने क्या काम? आपने नहीं सुनी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की मध्य प्रदेश तमाम मंत्री से क्या कह रहे हो? सुनिए, अरे बीच में बोलना बंद करो ना आलोक जी, क्यों बीच में इतना अहंकारी हो रहे हो भाई? नहीं भाई, हम अहंकारी नहीं, और हम तो कह रहे हैं, कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता बड़े हरामी हो गए। सुन तो लीजिए, आप बीच में आप लगातार बोलेंगे तो चलेगा। चलिए, तो मैंने माना, अभी तो एग्जिट पोल के नतीजों से आप इतने जुलित हैं कि आप दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे। कहीं सरकार गलती से आपकी कार्यकर्ताओं को बताइए, आपने उपेक्षा क्यों की? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं फिर भी बताता हूं मैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जो कांग्रेस और उसके साथी पिछले 4-4.5 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, तब से केवल लोगों के कानों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर इनसे कोई पूछे 4.5 वर्षों में जनता से जुड़ा, आम लोगों से जुड़ा कौन सा मुद्दा, कौन सा प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में लेकर के आए, एक नहीं बता सकते। ये मैं दावे से कहता हूं, मैं बता देता हूं। लेकिन लोगों के बीच में जहर बोलने का काम कर सकते हैं, लोगों को जो है भ्रमित करने का काम कर सकते हैं, लोगों के अंदर ऐसा परसेप्शन बनाने का। क्योंकि अगर मोदी का विरोध करते करते ये जो है, इनकी स्थिति ऐसी होगी, किसी भी देश का झंडा उठाने को तैयार है। आज स्थिति यह है कि मोदी के विरोध को लेकर के केवल मोदी नहीं आना चाहिए, सभी दल सारे के सारे एक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में इन लोगों नवीन बड़ा लंबा भाषण हो गया, एक 10 सेकंड की एक टिप्पणी। केवल मैं कहना चाहूंगा, ये चुनाव मोदी जी का नहीं था। लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर, इंश्योरेंस बिल से लेकर, जीएसटी से लेकर, तमाम बिलों पर जो देश के हित के थे, हमने साथ दिया है आपका। और हम लेकर आए थे जीएसटी, आप नहीं लेकर आए थे। और बहुत लंबी लिस्ट है, ब्रेक के बाद बताऊंगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कितनी लंबी लिस्ट है ये, और ब्रेक के हम हो गया। ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वसुंधरा जी जो हैं, वो जो नारा चल रहा था आपका, जिसके बारे में मैंने जयपुर के कॉन्क्लेव में आपसे जिक्र किया था, मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो जनता ने कह दिया वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लग रहा है ऐसा देख के एग्जिट पोल? मुझे लगता है कि सारे एग्जिट पोल जो हैं वो अपने आप में एक फ्रूट सैलेड बन गया है, और अलग अलग तरह का टेस्ट और फ्लेवर सब अपने अपने चैनल से अपनी अपनी सनसनी बनाने के लिए दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं दूसरे चैनल में आप ही के मित्र से बात कर रहा था, वो मध्य प्रदेश में अलग आंकड़ा दे रहे थे, छत्तीसगढ़ में अलग आंकड़ा दे रहे थे। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे थे, छत्तीसगढ़ में नहीं बना रहे थे, और राजस्थान में बराबरी कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। अभी आप आए, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही है। मुझे लगा समझ में नहीं आता कि इतना सारा कंफ्यूजन है। और ये मल्टी स्पाइस जो फ्रूट सैलेड है, इसके ऊपर डिस्कशन करने के बजाय हमको 11 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है जनता को मसालेदार चीजें और जायकेदार चीजें ही पसंद है। शेखावत जी, आप नहीं मानेंगे इस बात को? नहीं, बस ज्यादा जायका कभी कभी सेहत के लिए खराब हो जाता है मित्र। अरे सेहत की कौन फिक्र करता है जनाब? जायके के चक्कर में तो मोदी जी ने पूरे देश की सेहत खराब कर रखी है। मोदी जी के भाषणों में जायके के अभी अलावा सेहत कुछ की फिक्र करने का आदत जो है मोदी जी ने प्रिवेंटिव मेडिसिन के माध्यम से डाल दी है। पूरी दुनिया को उन्होंने योग सिखा दिया, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। चलिए, आप मानते हैं पूरी दुनिया को योग सिखा दिया, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपके साथ भी अन्याय हुआ। आप बनते बनते रह गए प्रदेश अध्यक्ष,
महारानी ने आपको बनने ही नहीं दिया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के साथ भी अन्याय हुआ है, जिसके चलते उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, मैंने कहा ना, इसके बारे में 11 तारीख को बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का पोलिंग टर्नआउट हुआ है और जिस तरह का इनर्शिया और एनर्जी जो है वो जनता में पोलिंग के टाइम पे, मैंने पोलिंग बूथ्स पे लगभग 60, 70, 80 पोलिंग बूथ्स पे मैं गया हूं, मैंने जो देखा है कम से कम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के, तो मैं विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति जो पहले थी ठीक लगभग उसी के समकक्ष रहने वाली है। हम सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको नहीं लगता अति आत्मोत्साह है आपके पास, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं? ये आत्मोत्साह नहीं है, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस ही इज द की ऑफ सक्सेस, आई थिंक। शेखावत जी, मैं एक रिपोर्टर का सवाल है ये आपसे। मैं मध्य प्रदेश में एक महीने रहा। दैट कॉन्फिडेंस इज आल्सो नॉट बेसलेस। शेखावत जी, मध्य प्रदेश में एक नारे ने पूरे कांग्रेस अभियान की हवा टाइट कर दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर आना पड़ा और उनको हम रिपोर्टर्स को बुलाकर कहना पड़ा कि नहीं भाई, मैं महाराज नहीं हूं। एक नारा आपने चलाया था, माफ करो महाराज, हमारा है शिवराज। लेकिन वहीं जब राजस्थान की बात आती है तो आप एक महारानी को कैंडिडेट बना देते हैं। ये दो तरफा व्यवहार क्यों? देखिए, वो वसुंधरा जी को महारानी बनाने की आप सब लोगों ने कोशिश की थी, और उन्होंने जो है स्पष्ट किया था कि मैं महारानी नहीं हूं, सेवादारी नहीं हूं, और मैं जनता की सेवा कर रही हूं। और पिछले मैंने 10 साल तक राजस्थान की जनता की सेवा, राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है। दोनों मैं एक बात हमेशा करना चाहता हूं कि यही सारे वो लोग थे जो लोग पहले सरकार में थे और जिनके प्रति इतना आक्रोश था कि 2013 में जनता ने उनको बुरी तरह से नकार दिया था, 2014 में सर्वथा नकार दिया था। वही लोग वापस चेहरा बदले, बिना किसी चेहरे को बदले जब वापस आ गए हैं, तब ऐसा क्या परिवर्तित हो गया है कि उनके ऊपर राजस्थान की जनता आकर के विश्वास करेगी? नहीं, 5 साल वसुंधरा रही थी, निमिष एक मिनट, 5 साल वसुंधरा रही थी, उसके बाद वो हारी थी, उसके बाद अशोक गहलोत आए थे, उसके बाद वसुंधरा आई थी, तो आप भी उसी पुराने पैकेज के साथ आए थे? नहीं, इसको एक फर्क आपको समझना पड़ेगा। जब 2008 में हम चुनाव हारे थे, बेशक हम हारे थे, लेकिन डिफरेंस ऑफ द सीट्स वाज ओनली जो है 12-15 सीट का था। और अब जब 2013 में अशोक गहलोत साहब हारे थे, तब डिफरेंस ऑफ द सीट क्लियर कट मैंडेट था, वन साइडेड था, और 25 की 25 लोकसभा की सीटें भी जीत करके राजस्थान ने दी थी। तो इन दोनों की तुलना करना जो है, मुझे लगता है कि ये जो है वो बराबर नहीं है। राजस्थान से कांग्रेस की जिस तरह से विदाई हुई थी, जिस तरह से का स्ट्रांग रिजेंटमेंट लोगों का कांग्रेस के फेस की अगेंस्ट में था, वसुंधरा जी जब हारी थी तो पूरे राजस्थान में एक सिंपैथी की लहर उनको लेकर गई थी कि इसके साथ अन्याय हुआ है, और उसका वो जो 163 सीटों का मैंडेट मिला था, उसमें एक वो बहुत बड़ा कारण भी था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर बराबर की टक्कर भी हुई तो आपकी सभी की सभी सीटें तो आपको लोकसभा की मिलने की रही, तो आपको 2019 के लिए ये खतरे की घंटी नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, और आज मेरी बात को आप लिख करके रखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि जितना स्ट्रांग वेव जो है 2014 में थी, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग सुनामी 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में होगी। मैं आपको लगभग राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से का मैंने प्रवास इस पूरे चुनाव अभियान में किया है। चुनाव संयोजन समिति का संयोजक होने के नाते मुझे राजस्थान भर के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं आपको एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जनता पूर्ण रूप से इस बात का मानस बनाए हुए है कि 2019 में एक बार इस देश को समृद्ध शक्तिशाली देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। पुनः प्रधानमंत्री बनाना तो चाहती है, लेकिन उसके लिए वैसे काम भी करने पड़ेंगे। बनाना तो चाहती है, लेकिन उसके लिए वैसे काम भी करने पड़ेंगे, जैसा आप करने की कोशिश हमेशा करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर यही परिणाम रहे तो कम से कम आपके लिए एक अलार्मिंग बेल तो जरूर होगा। आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण या आत्मचिंतन करना चाहिए। आप इस बात को मानते हैं शेखावत जी?
चलिए इस बात पे तो हम 11 तारीख के बाद में बात करेंगे तो बेहतर होगा ना। चलिए 11 तारीख को आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, हम बात करेंगे कि आखिर में परिणाम क्या रहते हैं। शेखावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। लेकिन उससे पहले आलोक जी, आपने का संसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके लिए मैं दर्शकों से आपकी तरफ से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि वो शब्द काफी असंसदीय था। आपने कन्वर्सेशन का जिक्र किया था मध्य प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट का किसी कैंडिडेट के साथ, मेरे ख्याल से उस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना था। हम माफी मांगते हैं कि कार्यकर्ताओं की बात चल रही थी और वो शब्द मेरा नहीं था, वो भाजपा का ही था। नहीं, तो अगर आप समझते हैं तो मैं आपसे पहले मैं स्वयं उस शब्द को उद्घोष आपके मुंह से हुआ था, मैं समझता हूं, मैं उस शब्द को मैं आपसे पहले मैं वापस विड्रॉल। चलिए ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है, सीधे लेते हैं मिजोरम का डाटा और चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशांत सिन्हा के पास। सुशांत। शुक्रिया दीपक जी। तो ये जो 5 राज्यों का एग्जिट पोल हम बता रहे हैं, इसमें इकलौता ऐसा राज्य जहां कांग्रेस जो है वो 10 साल से सत्ता पर काबिज थी, उसको एंटी इनकम्बेंसी से जूझना था, वहां उसके लिए नतीजे क्या हैं ये जानना बड़ा दिलचस्प है। और मिजोरम में क्या स्थिति है वो देखिए। वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट गठबंधन जो है वो 19 सीट हासिल करता हुआ दिख रहा है। 40 सीटों की विधानसभा वहां पर है। कांग्रेस को 19 सीटों का नुकसान हो रहा है और वो 15 पर सिमटती दिख रही है, और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, अन्य को 5 का फायदा है। यानी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को है जो वहां 10 साल से सत्ता में थी। मिजो नेशनल फ्रंट को 14 सीटों का फायदा है। पिछली दफा वो सिर्फ 5 सीटें हासिल कर पाई थी, इस बार उसमें 14 सीटें जोड़िए तो वो 19 पर पहुंच रही है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे वो कम है, लेकिन अगर आप अन्य के खाते में जो 6 सीटें हैं जहां 5 सीटों का फायदा है, उस 6 में से अगर वो 2 सीटें भी हासिल कर ले तो आसानी से सरकार बना सकती है, और कांग्रेस को यहां पर नुकसान होता दिख रहा है दीपक जी। तो इकलौता ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस को जवाब देना था जनता को कि उसने कितना काम किया, कैसा काम किया, वहां पर वो पिछड़ रही है। वोट प्रतिशत अगर आपको बताएं, कांग्रेस को 36% वोट मिल रहा है मिजोरम में, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट को 38% वोट मिल रहा है और अन्य के खाते में 26% वोट है। लेकिन अगर आप कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के वोट प्रतिशत के अंतर को देखेंगे, सिर्फ 2% का अंतर है, लेकिन सीटों में 4 सीट का अंतर नजर आ रहा है। और ये 4 सीट जो है वो बहुत है, क्योंकि कई बार इसी में फेरबदल हो जाता है और उम्मीद कम लग रही है कि अगर यही आंकड़े रहे तो कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बचा पाएगी। दीपक जी, तो एक सवाल आलोक जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हुआ ऐसा कि मिजोरम में 10 साल के बाद आप एंटी इनकम्बेंसी को नहीं रोक पाए? देखिए, मैं समझता हूं छोटी विधानसभा है, वोट परसेंटेज का डिफरेंस भी अभी कम आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप वहां पर आएगा 4 सीटों का। हाँ, जरूर इसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी रही है, उसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। इसके ऊपर रिजल्ट आने के बाद जरूर चर्चा होगी कि कौन सी कमियां रही। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था और वहां पर अक्सर इस तरह के जो लोकल इश्यूज हैं वो ज्यादा हावी रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव आया है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि मिजोरम में हमारी सरकार बनेगी। अरुण, अगर नेशनल सिनेरियो की बात की जाए तो मुझे बताइए कि अगर यही एग्जिट पोल, हम तो ये मान के चलेंगे कि यही आंकड़ों में ट्रांसलेट होंगे, तो इसको राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी मानेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बात तो है कि राहुल गांधी की छवि जो है उसमें पहले से तो सुधार होगा अगर वो कोई भी इनमें से स्टेट्स, खासकर बड़ी स्टेट्स में से कोई भी स्टेट जीत लेते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आप जीतते हैं, और जैसा कि निमेश जो है उन्होंने भी बताया कि ना राहुल गांधी की स्टैंप जो है उनका प्रभाव पूरे कैंपेन पर कहीं नहीं दिख रहा है। लोकली फॉट इलेक्शन है, एंटी इनकम्बेंसी 15-15 साल की वहां पर है, वो इलेक्शन है। और जैसे उन्होंने बताया कि बीजेपी वहां जनता चुनाव लड़वा रही है, राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़वाया वहां। मोदी जी का भी फैक्टर सर, मैं आलोक जी देखिए, मैं तो सवाल में ऐड कर आलोक जी, मैं तो पत्रकार हूं। मैंने आपने मुझसे पूछ लीजिए आलोक जी, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है ना। मैंने सबसे पहली बात यही कही कि राहुल गांधी की छवि में जो है उस निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर आप राहुल गांधी को खड़ा करेंगे तो अभी भी, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर बीजेपी फाइट में है, और 3 महीने पहले राजस्थान में बीजेपी 40 सीटों पर थी जो है, और उसके बाद अगर वो ये जितना भी रिकवरी हुआ है वो नरेंद्र मोदी की वजह से लार्जली जो है रिकवरी जो है वो हुई है। तो इसलिए राहुल गांधी को निश्चित रूप से थोड़ा सा फायदा होगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी टैली बढ़ाई है, अगर वो इनमें से कोई भी 1 या 2 स्टेट्स जीतते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये भी जवाब देना होगा कि 10 साल के भले ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे छोटे हैं,
कि 10 साल वहां रहने के बाद बीजेपी 15 साल के बाद भी अगर छत्तीसगढ़ बचा लेती है और आप 10 साल के बाद भी मिजोरम को नहीं बचा पाए, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे? और इसी को जस्टिफाई करने के लिए हम सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, ये बताइए कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी कौन कहां टिकता है? ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है दीपक जी, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, इसकी चर्चा हो रही थी कि इन परिणामों को देखकर क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी का कद कितना बड़ा है। और इसको मैं जरा आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहता हूं दीपक जी, दर्शक भी देखें। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं हमारे सर्वे के, मोदी वर्सेस राहुल क्या रहने वाला है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, यहां नरेंद्र मोदी 69% लोगों की पसंद है और राहुल गांधी महज 31% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश की जनता ने अपना संदेश दिया है, अपनी राय बताई है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, यहां भी नरेंद्र मोदी बड़े अंतर से आगे, 55% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं और 45% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से तुलना कीजिएगा तो राहुल गांधी के लिए यहां पर आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। अब राजस्थान की बात करते हैं, वहां पर राहुल गांधी ने बहुत चुनावी रैलियां की, वहां लोगों की पसंद राहुल गांधी कहां है, 28%। और यहां नरेंद्र मोदी का अगर आप ग्राफ देखिएगा तो आसमान छू रहा है, 72% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी महज 28% लोगों की पसंद है। राजस्थान की बात करें तो तेलंगाना में क्या स्थिति है, वहां पर राहुल गांधी ने अपना कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश की और वो टीडीपी के साथ गई, लेकिन वहां पर पहला ऐसा राज्य कह लीजिए जहां पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ऊपर दिख रहे पसंद के मामले में। 56% लोग तेलंगाना में राहुल गांधी को अपनी पसंद बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी महज 44% लोगों की पसंद है। और अगर आप ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पर बात करेंगे कि क्या स्थिति है, देश में कौन पसंद किया जा रहा है, तो यहां भी ओवरऑल नरेंद्र मोदी 69% लोगों की पसंद है और राहुल गांधी 31% लोगों की पसंद है। यह देश का विचार है, यह देश की सोच है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में नरेंद्र मोदी अब भी आसमान छू रही है उनकी पॉपुलैरिटी। चाहे आप नोटबंदी की बात कहिए कि उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, तकलीफें हुई, जीएसटी की बात कर लीजिए, तमाम चीजें कह लीजिए, लेकिन जब आप लोगों से पूछते हैं कि राहुल गांधी पसंद है या नरेंद्र मोदी, अभी भी जवाब मिल रहा है नरेंद्र मोदी पसंद है। दीपक जी, आलोक जी, क्या कारण है कि आप अभी तक ब्रांड राहुल को स्टैब्लिश नहीं कर पाए? ऐसा क्यों होता है कि आज की तारीख में भी अगर वो भाषण देने जाते हैं तो कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल देते हैं? देखिए, मैं समझता हूं इस विषय को लेकर बहुत चर्चाएं भी हुई और मोदी जी ने कहा 600 करोड़ वोट मिल गए। मोदी जी ने कौन कौन से साधु संतों को इकट्ठा बैठा दिया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है सीधा आलोक जी, सीधा कुंभाराम को अगर वो कुंभकर्ण बोलेंगे तो जनता उनको नेता कैसे मानेगी? कुंभाराम को कुंभकर्ण। दीपक जी, मैं सीधा ही उत्तर दे रहा हूं ना। मोदी जी के मुंह से आज तक क्या क्या निकला है उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि 600 करोड़ लोगों को मुझे वोट दिया। जिस देश में 22 करोड़ मकान हो वो कहते हो 120 करोड़ लोगों को मैंने चाबी थमा दी घर की। तो ये कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी जी का नाम जब लेना ना आए तो उसका वो कोई ताल्लुक नहीं मुझे नजर आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, चाहे उनके भाषणों की बात हो, चाहे तमाम सर्वेस की बात हो, मोदी जी की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है और राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी लगातार 69% के बाद आप बोलेंगे गिर रही है? 69% के बाद। देखिए, मैं इन आंकड़ों पर इसलिए बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता था कि राजस्थान में आप एक तरफ 72% दिखा रहे हैं और उसके बाद सरकार पूरी तरह से विफल होकर हारती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कोई ना कोई तारतम्यता बराबर सी बात थी। वहां पे तो नारा बड़ा सीधा था ना। आपने भी सुना होगा, मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अभी ना तो वहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ना केंद्र के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन वो नारा भी बीजेपी का ही दिया हुआ था। बीजेपी के 2 धड़े थे, एक धड़े ने वसुंधरा को साइड करने के लिए नारा दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि समय आने दीजिए, माने राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से आगे रहे। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हैं, कि एक की नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड उन्होंने बनाया है वो उसको मेंटेन करने में उन्हें क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी दोनों को वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जबकि जमीनी स्तर पर जो आम आदमी है उसमें इसको नाराजगी नहीं देखी गई। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं एक रिपोर्टर का। और दूसरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है, 15 साल लगे हैं, 15 साल में क्यों नहीं राहुल गांधी
ब्रांड राहुल गांधी बन पाए। जब आप इमेजिंग की बात करते हैं, जब पब्लिक पॉलिसी वो उसमें जाते हैं, पॉलिसी मैनेजमेंट को लेकर देखते हैं उनका, तो कभी भी संसद में उनके सवाल हो, उनकी स्पीचेज हो, उसमें वो गंभीरता नहीं दिख पाई जो हम बार बार इतने समय में देखते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि 15 साल मौका मिलने के बाद भी वो गंभीरता जो एक पॉलिसी मेकर में दिखनी चाहिए, राहुल गांधी में कांग्रेस और उनकी जो टीम है, टीम राहुल गांधी, वो बिल्डअप नहीं कर पाई। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आलोक जी, इसमें मैं ऐड करता हूं। संसद में वो प्रधानमंत्री को झप्पी मार लेते हैं और प्रधानमंत्री पूछते हैं ये क्या हो रहा है, फिर धीरे से वो आंख मार देते हैं। तो ये सीरियसनेस उनमें क्यों नहीं आती? क्यों उनमें अभी बचपना या लड़प्पन जो है वो भरा हुआ है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कहीं पर बचपना या लड़कपन है। वो कुछ हमारे मीडिया के साथी जरूर रहे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ इस तरह के साथी रहे जिन्होंने भाजपा का जिस तरह से उनको डिफेम करने का प्रयास था, आरएसएस का हमेशा से जो गांधी फैमिली को डिफेम करने का प्रयास रहा, उसमें सहयोग किया। जहां तक सीरियसनेस की बात है, चाहे यूपीए 1 हो चाहे यूपीए 2 हो, उन्होंने तमाम इश्यूज मनरेगा को लेकर जिस तरह से उन्होंने तमाम जिलों को उसमें जोड़ा और मनरेगा को जिस तरह से सक्सेसफुल किया। मनरेगा बोल नहीं पाए थे वो पार्लियामेंट में। नहीं, मनरेगा शब्द ही नहीं बोल पाए थे। शब्दों की ऊपर मत जाइए, शब्द कई बार हमसे भी गलत भूल जाता है। मैं तो अभी 10 एग्जाम्पल मोदी जी के दिए। आप जिन मोदी जी को कह रहे हैं कि 69% उनकी पॉपुलैरिटी है, वो महात्मा गांधी जी का जब नाम नहीं ले पाए हैं। अभी वो 2 दिन में कह रहे थे क्या, मौत में मुट्ठी या हाथ में मुट्ठी, पता नहीं क्या बोल रहे थे। आपको जानकारी कई बार हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ। लेकिन दोनों बताइए, विपक्ष में रहते हुए क्या उन्होंने कौन कौन से मुद्दे नहीं उठाए? क्या किसानों के मुद्दे को, क्या जो लैंड एक्विजिशन बिल पर ऑर्डिनेंस आया पहले ही उसमें, क्या उसको नहीं पूरी तरह से मोदी सरकार को मजबूर किया गया? तमाम मुद्दों के ऊपर जो वास्तव में देश के मुद्दे थे, माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उन विषयों को लिया कि नहीं लिया। ठीक है। और आज जो हालत है, चारों एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, चारों एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद अभी थोड़ा सा चिंतन और धैर्य सब रखें तो बेहतर रहेगा। नवीन, मैं आपके पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद।